हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। जीव जनन कैसे करते हैं, इसका जीव जनन कैसे करते हैं अर्थात जनन, जो चैप्टर है जनन, उस जनन चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। जनन चैप्टर का आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, आप लोग मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी जो पादप होते हैं अर्थात जो फूल होते हैं, उन फूल में लैंगिक जनन का भाग कौन होता है? पत्ती होता है या फूल होता है या तना होता है या कोई नहीं होता है? तो बताइए बुआ, इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फूल। बी ऑप्शन हो जाएगा। फूल के द्वारा पुष्प जो होते हैं ना, वो लैंगिक जनन करते हैं। पुष्प के द्वारा, फूल के द्वारा जो पौधे होते हैं वो कौन जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं, याद रखिएगा। बता दें आपको, जो फूल होता है उस फूल में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक को कहा गया है जायांग, क्या कहा गया? जायांग कहा गया है। दूसरा जो कहा गया है उसको हम लोग कहते हैं पुमंग। पुमंग को पुंकेसर भी कहा जाता है और जायांग को स्त्री केसर भी कहा जाता है। तीसरा होता है बुआ, उसको कहते हैं दल। और चौथा जो होता है उस चौथा को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसको दलपुंज भी कह सकते हैं, दलपुंज। और चौथा होता है बाह्य दलपुंज, याद रखिएगा। सबसे जो पहला भाग होता है, सबसे जो मतलब बाहरी भाग होता है वो बाह्य दलपुंज, उसके बाद होता है दलपुंज, उसके बाद होता है पुमंग, उसके बाद क्या होता है? जायांग होता है। ये जो जायांग है वो पुष्प का मादा भाग होता है, जबकि जो पुमंग है यह पुष्प का नर भाग होता है, याद रखिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन जैसे जैसे आगे चलेंगे हम लोग ना उस वैसे वर्णन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? मानव जो मादे मानव जो है ना, उसमें कहता है जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा भाग है इन चारों में जो मादा में नहीं पाया जाता है, मादा के जनन अंग में नहीं पाया जाता है? अंडाशय बुआ, अंडाशय तो पाया जाता है। गर्भाशय, गर्भाशय भी पाया जाता है। शुक्रवाहिका नहीं बुआ, ये जो शुक्रवाहिका है ना, ये पाया जाता है नर जनन अंग में। किस में पाया जाता है? नर जनन अंग में। डिम्बाहिनी तो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो जगह सी, जो मादा जनन अंग का भाग नहीं है, यह नर जनन अंग का भाग है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया नर युग्मक एवं मादा युग्मक। आप याद करिएगा, जो नर युग्मक होता है ना, उस नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। नर युग्मक जो होता है उस नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहा जाता है। और दूसरा जो मादा युग्मक होता है उस मादा युग्मक को याद रखेगा, उसको कहते हैं अंडाणु। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो वहाँ पर एक क्रिया होती है, उस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं बाबू? निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन में कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न, संलग्न का मतलब होता है वही मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या किण्वन कहलाती है? नहीं। बौनापन कहलाता है? नहीं। मधुमेह कहलाता है? नहीं। तो कोई नहीं, तो कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन आंसर याद रखिएगा, क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, निषेचन। अर्थात जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। और याद रखिएगा, मिलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज? निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जीव का निर्माण होता है, उस जीव को कहते हैं जायगोट, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? जायगोट, या उसी को युग्मनज भी कहा जाता है। जायगोट या युग्मनज, जायगोट या क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बाबू, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2015, 17, 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी वे होते हैं जिनमें एक पुष्प में नर अलग होता है और मादा जो होता है अलग होता है। अर्थात नर जो होता है अलग पाया जाता है और जो मादा होता है ना वो अलग पाया जाता है, अलग अलग शरीर में पाया जाता है। उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जिस पुष्प में एक ही फूल में नर भी और उसी फूल में मादा भी पाया जाता है, तो वैसे फूल को हम लोग कहते हैं द्विलिंगी, अर्थात उभय लिंगी भी उसे कहा गया है। जैसे गुड़हल, याद रखिएगा, गुड़हल में नर भी होता है पुमंग और मादा होता है जायांग।
तो वो तो हमारा हो जाएगा द्विलिंगी। पर क्वेश्चन में बुआ कहता है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है। एक लिंगी, बताइए एक लिंगी कौन है। क्या सरसों है? सरसों बाबू द्विलिंगी होता है। गुड़हल, गुड़हल भी द्विलिंगी होता है। अगला है पपीता, पपीता बाबू एक लिंगी होता है, याद रखिएगा। पपीता जो है ना एक लिंगी होता है। मटर, मटर सब द्विलिंगी होता है। मटर कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। तो सरसों हो गया द्विलिंगी, गुड़हल हो गया द्विलिंगी, मटर हो गया द्विलिंगी, पपीता कैसा होता है? एक लिंगी होता है, याद रखिएगा। द्विलिंगी की हम बात करें तो और होता है जैसे सूरजमुखी बाबू, सूरजमुखी जो होता है ना वो सूरजमुखी भी कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। और याद रखिएगा पोर्चुलाका, पोर्चुलाका जो होता है ना वो भी कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। बालसम, बालसम जो होता है ना बालसम भी कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, याद रखिएगा। हाइड्रा, हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा जो जीव है ना हाइड्रा, हाइड्रा भी जो होता है कैसा हुआ? द्विलिंगी होता है। क्रीमी जो है ना क्रीमी, क्रीमी भी कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। तो ये सब जीव को बुआ आपको याद रखना है। अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य बुआ एक लिंगी हो गया। जानवर जो हो गया जैसे बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब के सब क्या है? तो एक लिंगी है। यहाँ सवाल था आपको कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है, तो बाबू पपीता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। 5 में कहा गया है ना मुकुलन द्वारा प्रजनन किसने होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ये बाबू मुकुलन द्वारा जो प्रजनन आप देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो ना अलैंगिक जनन का एक भाग है। मुकुलन जो है ना, मुकुलन जो है ना अलैंगिक जनन का एक क्या है? भाग है। अलैंगिक, याद रखिएगा। अलैंगिक, अलैंगिक जनन के कई भाग होते हैं? तो अलैंगिक जनन के 4 भाग होते हैं। एक भाग को कहा गया है विखंडन, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन भी, विखंडन कहिए, विभाजन कहिए। दूसरा भाग होता है वह मुकुलन, याद रखिएगा। दूसरा भाग क्या होता है? मुकुलन, याद रखिएगा। तीसरा भाग अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए तो तीसरा भाग याद रखिएगा अपखंडन। क्या चीज? अपखंडन, जिसको हम लोग पुनरुद्भवन या पुनर्जनन भी कहते हैं। और चौथा जो भाग होता है ना उस चौथे भाग को कहते हैं, याद रखिएगा, बीजाणुजनन। क्या याद रखिएगा? बीजाणुजनन, जिसमें बैक्टीरिया में बाबू बीजाणुजनन होता है, बैक्टीरिया में। अब बता दें अमीबा में होता है, अमीबा जो है ना उस अमीबा में होता है आपको विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? विखंडन। अमीबा जो जीव है ना उस अमीबा को अमर माना गया है। अमीबा को क्या माना गया है? अमर माना गया। जैसे ये मान लीजिए अमीबा है, अमीबा विखंडन करता है तो ये वाला भाग अलग अमीबा का निर्माण कर लेता है, और ये जो भाग होता है ना अलग अमीबा का निर्माण कर लेता हुआ, याद रखिएगा। अमीबा, देखिए अमीबा का ये पूरा का शरीर नहीं चला गया, आधा था ये नहीं चला गया तो ये पूरा बना गया, फिर ये भी बांट करेगा, ये वो 2 भागों में, फिर ये भी 2 भागों में बांट करेगा। तो अमीबा को क्या माना गया है? अमर माना गया है। इसका जो आंसर होने वाला है कहता है मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन बाबू होता है ईस्ट में। और एक जीव और याद रखिएगा, हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा याद रखिएगा। हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है ना वो मुकुलन होता हुआ, हाइड्रा और ईस्ट में कैसा होता है? मुकुलन होता है। अगला हम बात करें 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया है। 6 नंबर में कहता है कि फूलों या पुष्पों में नर जनन अंग कौन होता है? फूल या पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है? तो नर जनन अंग जो होता है बुआ याद रखिएगा, क्या पुंकेसर होता है, या अंडक होता है, या वर्तिकाग्र होता है, या वर्तिका होता है? तो खुद बताइए कि फूलों में जो नर जनन अंग का भाग होता है बाबू वो होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर, याद रखिएगा। पुंकेसर को हम लोग ना दूसरा नाम में बाबू पुमंग भी कहते हैं। पुंकेसर को जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था पुमंग कहते हैं, पुंकेसर को पुमंग कहते हैं। पुमंग के 2 भाग होते हैं। एक भाग को कहा गया है परागकोश। क्या कहा गया? परागकोश कहा गया। और दूसरा जो भाग होता है ना उस दूसरे भाग को क्या कहा गया है? उस तंतु कहते हैं। दूसरे भाग को, दूसरे भाग को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। इसी जो परागकोश होता है ना इसी परागकोश में भरा होता है रचना, जिसे कहते हैं परागकण। जो परागकोश है ना, परागकोश जो है ना इस परागकोश में भरा होता है क्या चीज? परागकण, जो नर का जनन अंग है। नर का बुआ, नर गुमा कह सकते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुंकेसर हो जाएगा, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो कहता है कि द्विविखंडन अर्थात द्विविभाजन की क्रिया किसमें होती है?
अभी बाबू हम लोग देखे थे कि अमीबा जो था ना वो अगर बटा था तो 2 भागों में बढ़ गया था, 2 अमीबा का निर्माण किया था ना। तो बताइए अमीबा में कौन विभाजन हो रहा है? अपने शरीर को बांटकर अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, तो उसको कहते हैं द्विविखंडन। देखो तो विखंडन कर रहा है ना, तथा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला बाबू चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? याद रखिएगा। तो जीव आपको बुआ याद रखना है जो बहुविखंडन होता है वो बहुविखंडन अमीबा में भी होता है और अमीबा में ही बहुविखंडन होता है। याद रखिएगा अमीबा में क्या होता है? बहुविखंडन होता है अमीबा में। 8 के बाद 9 याद रखिएगा। 9 में कहा गया है ना कि ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिलम एक प्रकार का पत्ती होता है बुआ, ब्रायोफिलम की पत्ती होती है। ब्रायोफिलम की पत्तियों में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्ती जो होता है ना ब्रायोफिलम की, उसी पत्ती पर क्या होता है ना कि ऊपर में फिर से एक रचना पत्तियां निकलना शुरू कर देती है। तो याद रखिएगा कि ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्ती में बाबू। कहाँ होता है? पत्ती में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि मादा में निषेचन होता है, मतलब मादा में जो निषेचन की क्रिया होती है वो किस भाग में होता है? मादा जननांग के किस भाग में होता है? क्या गर्भाशय में होता है या योनि में होता है या अंडाशय में होता है या फैलोपियन नलिका में होता है? तो जो निषेचन की जो क्रिया होती है ना वो होता है वो फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? पुदीने में या अदरक में या हल्दी में या सभी में? तो जो तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है सभी में। याद रखिएगा क्योंकि हल्दी भी तना है, पुदीना भी तना, अदरक भी तना। तो तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो याद रखिएगा सभी में होता है, हल्दी में भी, अदरक में भी और पुदीने में भी। 11 के बाद अगर हम 12 की बात करें तो 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि कहता है खंडन, जिसको हम लोगों ने बोला था ना खंडन विभाग, जिसको ना बांट कर वृद्धि करना हुआ। क्या मेढक अपने शरीर को बांट कर वृद्धि करता है? नहीं। टिड्डा? नहीं। कौआ? नहीं। तो सितारा मछली याद रखिएगा, सितारा मछली में खंडन जनन होता है। सितारा मछली, सितारा एक प्रकार की मछली है, उस सितारा मछली में खंडन जनन होता है। ऐसा हुआ, ये मान लो सितारा मछली है, याद रखिएगा इसको मान लो ना कौन मछली है? सितारा मछली है। इसी सितारा मछली में ना खंडन जनन होता है। अगला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन संभव है? कायिक प्रवर्धन क्या संभव है? क्या कायिक प्रवर्धन होता है? तो जिसमें जड़, तना, पत्तियां तीनों के तीनों क्या करते हैं? विभाजन करती है, तो वो कायिक प्रवर्धन। देखिए जड़ के द्वारा भी हो रहा है ना, तना के द्वारा भी हो रहा है ना, पत्ती के द्वारा भी हो रहा है ना, अर्थात उपयुक्त में से सभी। मतलब कायिक प्रवर्धन में चाहे जड़ भी भाग ले सकता है, चाहे तना भाग ले सकता है, चाहे पत्तियां भी भाग ले सकती है, तो उसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला, तने पर, किस पर? तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, किस में बुआ? तने पर अपस्थानिक कलियां किस में पाई जाती है? क्या पुदीना में, क्या ब्रायोफिलम में, या सभी में, या आलू में? तो आलू जो तना होता है ना उसमें बाबू, आलू में जो तना, आलू का जो तना हम लोग देख रहे हैं जो खाते हैं वो तना खाते हैं, और उसी पर ना एक ना अलग अलग प्रकार के कलियां निकलती है, उसी को अपस्थानिक कलियां कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? अभी हम लोग ने बात किया था अगले क्वेश्चन में कि मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो 2 जीव याद रखना है। एक का नाम आपको याद रखना है ईस्ट, और दूसरा नाम आपको याद रखना है क्या चीज? हाइड्रा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ईस्ट रहेगा तो ईस्ट भी मारिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा लुआया गया। अभी तुरंत इसके पहले क्वेश्चन देखे थे कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा मुकुलन होता है, तो याद रखिएगा ईस्ट में। किसमें हुआ? ईस्ट में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्या कहता है ना कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नर जनन तंत्र का भाग नहीं, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका, शायद यही क्वेश्चन था, उल्टी बोला गया, यही क्वेश्चन था, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन,
परागकोश, परागकोश में होते हैं। पहले ये बताइए परागकोश किसका भाग है? तो सर परागकोश जो है ना नर का भाग है। नर का भाग जो होता है पुष्प में उसको पुमंग कहते हैं, और पुमंग में दो भाग होता है, एक भाग को कहते हैं परागकोश और एक भाग को कहते हैं तंतु। एक भाग को कहते हैं परागकोश, एक भाग को तंतु। और परागकोश में ही भरे होते हैं पराग कण। याद रखिए क्या भरे होते हैं? पराग कण। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या था कि परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं सर? परागकण होते हैं परागकोश में। जैसे देखियो ना ये जो रचना है ना, ये रचना को आपको कहा गया है क्या चीज? परागकोश। इसमें भरे होते हैं बहुत सारे, क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। बहुत सारे परागकण इसमें क्या होते हैं ना? भरे होते हैं। बहुत सारे परागकण इसमें भरे होते हैं, याद रखिएगा। तो परागकोश में क्या हो जाएंगे? परागकण हो जाएंगे। 2012 में 15 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन में क्या कहता है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे याद रखिएगा मादा युग्मक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है? एड्स रोग जो है ना उसका मुख्य कारण क्या है? पहले आप याद करिए कि AIDS, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन आपके सामने कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा अनुरक्षित यौन संपर्क, या खून की कमी, या विटामिन की कमी, या पोषण की कमी? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क मतलब दूसरे के साथ लैंगिक संबंध बनाने से वो हो जाता हुआ एड्स रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया ना कि बताइए पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसे होते हैं? पंखुड़ियों का रंग कैसा होते हैं? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, या सफ़ेद होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग हमेशा कैसा होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पुष्प का या फूल का कौन सा भाग फल बदलता है? बुआ याद रखिएगा, रट जाइएगा। यह क्वेश्चन आपको एकदम पूछा गया 2018 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, रट जाइएगा। यह बोर्ड क्वेश्चन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंडाशय जो होता है ना वह फल बदल जाता है। अंडाशय जो होता है ना वही फल का निर्माण कर लेता है। अंडाशय जो होता है ना फल का निर्माण कर लेता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगर आपसे सामने देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सा अनुवर्तन से संबंधित है? क्या प्रकाश अनुवर्तन, या गुरुत्वानुवर्तन, या जलानुवर्तन, या रासायनिक अनुवर्तन? तो बीजांड जो होता है ना पराग नलिका की ओर वृद्धि करता है। तो याद करिए बाबू ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अनुवर्तन। हम लोग मानव नियंत्रण एवं समन्वय में इस चैप्टर को पढ़ाया गया था। क्वेश्चन को अनुवर्तन क्या होता है उसमें बताया गया था रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है बाबू। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि बताइए भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से भ्रूण को क्या मिलता है? पोषण मिलता है भ्रूण को। उसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? क्या अंडवाहिका कहते हैं, या अंडाशय कहते हैं, या प्लेसेंटा कहते हैं, या इनमें से सभी? तो सही ऑप्शन बाबू ऑप्शन नंबर सी याद देखिएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है ना उसी से भ्रूण को क्या मिलती है? पोषण मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का एक उदाहरण है? पुनरुद्भवन बाबू याद रखिएगा सबसे मेन एग्जाम्पल जो पुनरुद्भवन का होता है ना वो होता है प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया। याद रखिएगा प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। कहाँ? प्लेनेरिया में। और एक और जीव याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ, लेकिन अगर और जीव याद रखेंगे तो स्पाइरोगायरा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अमीबा में विखंडन, हाइड्रा में मुकुलन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्या कहता है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेसर पुष्प का मतलब पुंकेसर, देखिए याद रखिए पू से पुंकेसर, पू से क्या चीज? पुंकेसर, और पू से पुरुष, पू से पुंकेसर और पू से पुरुष। पुरुष को नर कहते हैं या मादा कहते हैं बाबू?
तो सर नर कहते हैं। तो पु से पुंकेसर, पु से पुरुष, तो नर जननांग का भाग है। पुष्प का कौन जननांग? नर जननांग। फिर हम एक बार बता दें बुआ, पुंकेसर का जो हिस्सा होता है वो पुंकेसर दो हिस्सा से मिलकर बना होता है। एक भाग जो हमारा कहलाता है उसको कहते हैं पराग कोश। कितना बार बताया गया? पराग कोश। और दूसरा भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं तंतु। यही दोनों भाग को मिला दिया जाए तो कहलाता है पुंकेसर या कहते हैं पुमंग। पुंकेसर या क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ये जो पराग कोश हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो हम लोग पराग कोश देख रहे हैं, इसी पराग कोश में भरे होते हैं परागकण भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया है कि पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण क्या हो सकते हैं? पुरुषों में यौवनारंभ का लक्षण क्या हो सकता है? दाढ़ी मूछ का उगना, बिल्कुल सही है। कंठ का फूटना, कंठ का फूटना का मतलब कंठ का भारी होना, ये भी बिल्कुल सही है, कंठ निकलने लगता है। मांसपेशियों में उभार आना, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू डी, सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया ना कि स्त्रियों में यौवनारंभ का क्या लक्षण है? वो तो था पुरुष में, अब बताइए स्त्री में यौवनारंभ का क्या लक्षण होगा? स्तनों में वृद्धि, बिल्कुल सही है, स्तनों में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। नितंबों का उभार आना, स्तन के जो बीच में जो रचना होती है ना उठा हुआ, उसी रचना को कहते हैं नितंबो। नितंबों में क्या होना? वो उभार आना। रजोधर्म प्रारंभ होना, रजोधर्म को मासिक चक्र कहते हैं। रजोधर्म को क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं, मासिक स्राव कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं। तो सभी के सभी बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कहा गया ना कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में नर जननांग, पर ये नहीं कहा, सॉरी, मनुष्यों में नर जननांग। हाँ देखिए, नर जननांग का मतलब क्या? मादा नहीं बाबू, केवल नर। तो कौन है इनमें से? क्या वृषण है या शुक्रवाहिका है या मूत्रमार्ग है कि सभी के सभी है? तो जो नर जनन अंग में सहायता प्रदान करता हुआ तो सभी के तो सभी हो जाता है ना, वृषण भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्रमार्ग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वृषण की संख्या मानव के नर जननांग में कितना होता है? 2 होता है, वो याद रखिएगा। वृषण से निकलता है क्या चीज? तो वृषण से निकलता है नर युग्मक शुक्राणु। शुक्राणु का अगर आकार की बात किया जाए तो शुक्राणु का जो आकार होता है ना, वो होता है शुक्राणु का आकार सर्प के जैसा, जिसके लिए हम लोग कहते हैं सर्पाकार कहते हैं। सर्प जैसा सर्पाकार होता है। और ये जो होता है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। पर आ जाए मानव शरीर की सबसे अगर बड़ी कोशिका की हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है जिसे हम लोग कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। और ये निकलता कहाँ से? तो ये बाबू निकलता है अंडाशय से, जो मादा जननांग का भाग, अंडाशय से निकलता है अंडाणु, और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आ जाए सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे जो लंबी होती है ना उसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका। उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और जो तंत्रिका कोशिका होता है ना उसको हम लोग दूसरा नाम न्यूरॉन भी कहते हैं। ये पाया जाता है दिमाग में, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? दिमाग में पाया जाता है, लेकिन हर एक शरीर के हर एक जगह पर पाया जाता है हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्या कहता है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कि शुक्राणुओं का मोचन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन जो होता है याद रखिएगा, वो अधिवृषण में होता है या शुक्रवाहिका में होता है या वृषण में होता है या फिर क्या रचना हमारा है शुक्राशय में होता है। तो बताइए क्या आंसर होने वाला? तो जो सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, डी, शुक्राशय। शुक्राणुओं का मोचन शुक्राशय में होता है। शुक्राणुओं का मोचन शुक्राशय में होता है बाबू, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा जो बोर्ड में पूछा गया है बाबू, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।